अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का टेस्ट होने वाला है और उसका जो लॉ पेपर है वो सबसे पहले होगा, जिसमें आपके डिफरेंट एक्ट्स हैं। और आज हम जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो है द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। इसमें हम जो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो उनकी रिवीजन करेंगे, जस्ट ताकि जो लोग, ख़ास तौर पर वो लोग जो प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं कर पाए या प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाए लॉ के पेपर को, और वो अपीयर होने जा रहे हैं एसडीईओ की पोस्ट के लिए, तो उनको बहुत ईज़िली बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिवाइज़ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपके साथ और वही रिवाइज़ करवाने जा रही हूँ। अच्छा, इस एक्ट में आप देख सकते हैं टोटल 23 सेक्शंस हैं। हम ज़्यादा इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ना, लॉ जो है वो हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट नहीं होता। जितने भी लोग यहाँ पे एसटीईओ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें ज़रूरी नहीं कि लॉ के स्टूडेंट्स हों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका लॉ से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन हम जस्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पास करने के लिए लॉ के कुछ पोर्शंस जो है वो स्टडी करने, सारा लॉ पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। सो आपने ये, वैसे जो एक्ट है ये बहुत छोटा सा है, शॉर्ट सा है, तो हमने इसको थॉरली जो है वो देखना है। इसके टोटल 23 सेक्शंस हैं और इसके एंड पे एक स्केड्यूल दिया गया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की एक लिस्ट है जो जिसकी प्राइसेस कंट्रोल करने के बारे में ये एक्ट है। अच्छा, ये एक्ट जो है 14 जून 2024 को इन्फोर्स हुआ था और ये 2024 का 7वां एक्ट है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे हाईलाइट किया हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि 2024 में जितने भी एक्ट्स बने थे ये उनका 7वां एक्ट है। ये किस लिए बनाया गया है? टू प्रोवाइड फॉर प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द पंजाब। सूबा पंजाब में एसेंशियल कमोडिटीज़ यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। अब आपको एमसीक्यूज़ में इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया था, इसका क्या पर्पस था। सो ऑप्शंस में आ सकता है कि टू कंट्रोल आर्टिफिशियल प्राइस हाइक एंड प्रॉफिटेरिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन पंजाब। ये तो इसके दो मेन पर्पसेस हैं जो इस एक्ट में यहाँ पे मेंशन है। आपको ऑप्शंस में इस तरह से भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया जा सकता है कि बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, या अकॉर्डिंगली आपने फिर इसका आंसर करना है। और ये आप देख सकते हैं कि टू कंट्रोल आर्टिफिशियल प्राइस हाइक एंड प्रॉफिटेरिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द पंजाब। इसका शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। शॉर्ट जो सेक्शन 1 है उसमें हमेशा ज़्यादातर सारे एक्ट्स का यही होता है कि इसका टाइटल क्या है। पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024 इसका टाइटल है। पूरे पंजाब में ये एक्सटेंड करता है, पूरे पंजाब पे लागू होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता। इट मीन्स कि आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है पंजाब में है या होल पाकिस्तान या कोई और प्रोविंस, तो आपने क्या बताना, होल ऑफ द पंजाब। एंड इट कम इनटू फोर्स एट वंस। उसके बाद आपके पास इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस में एक्ट, कोड, कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट तो यही एक्ट है, पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024। और कोड, जिस कोड का इस एक्ट में जिक्र किया गया है वो कौन सा है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 5 ऑफ 1898। और यहाँ पर कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज कौन होता है? जो किसी भी रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो असल में कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज होता है। कौंसल कौन सी होती है? प्राइस कंट्रोल काउंसिल, जो कि सेक्शन 3 में बनाई गई है इसी एक्ट के, जो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी कौन सी होती है? जो कमेटी कंट्रोलर ऑफ प्राइस एंड सप्लाईज जो है वो बनाता है या नोटिफाई करता है, उसको हम डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटी कहते हैं। और उसके अलावा फिर आपके पास आता है जी डीलर। डीलर कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी बिज़नेस के साथ एसोसिएट हो या चीज़ें बेचने के बिज़नेस के साथ उसका ताल्लुक हो, एसेंशियल कमोडिटीज़, ख़ास तौर पर एसेंशियल कमोडिटीज़ की होलसेल के साथ उसका ताल्लुक हो, उसको हम डीलर कहेंगे यहाँ पर। वैसे तो डीलर कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने इस एक्ट के तहत ये डेफिनेशंस पढ़ाने का मकसद यही होता है कि इस एक्ट में ये जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है स्पेसिफिकली, उसका यहाँ पर क्या मतलब है। वैसे उसका मतलब कोई और भी हो सकता है। गवर्नमेंट यहाँ पर मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं या कोई और प्रोविंस नहीं, जस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इम्पोर्टर कोई भी ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान में हो और बाहर से चीज़ें मंगवा रहा हो और उसके पास फेडरल गवर्नमेंट का ग्रांट किया गया लाइसेंस भी हो, उसको हम इंपोर्टर कंसिडर करेंगे। देन हमारे पास है ऑर्डर। इस एक्ट के तहत जो भी ऑर्डर जो है वो दिया जाएगा
या इशू होगा उसको हम ऑर्डर कहेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्टर में ऐसा पर्सन इंक्लूड नहीं होगा जो अपना पर्सनल सामान बाहर से मंगवा रहा होगा, उसको हम इंपोर्टर कंसीडर नहीं करेंगे। यानी जो एसेंशियल कमोडिटी वो अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए बाहर से मंगवा रहा होगा वो इंपोर्टर नहीं होगा। देन आपके पास प्रिस्क्राइब्ड है ऑर्डर के बाद, ऑर्डर जो है एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर इशू किया गया हो उसको हम ऑर्डर कहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उसको हम प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए। प्रोड्यूसर मीन कोई भी ऐसा पर्सन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व हो, प्रोड्यूसर होगा। प्रोविंस मीन्स प्रोविंस ऑफ द पंजाब। प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल मतलब प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो है, जो उसको हम सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे, उसकी पावर्स के बारे में, उसके ऑर्डर्स के बारे में, वो किस तरह से काम करता है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको हम सेक्शन 5 में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या होता है, प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल। और आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो है वो किस एक्ट के सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 5 के अंडर उसको बनाया गया है। सेक्रेटरी मीन्स सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। देन आपके पास है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइस कंट्रोल काउंसिल। ये सेक्शन 3 के तहत बनाई गई है। ये बहुत इस तरह से एमसीक्यूज आएगा कि प्राइस कंट्रोल काउंसिल जो है वो कौन से सेक्शन के तहत बनाई गई है, तो वो सेक्शन 3 के तहत बनाई गई है। और उसके मेंबर्स कौन से होते हैं, उसमें चेयरपर्सन होता है आपका मिनिस्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट। ये चेयरपर्सन होगा या कोई भी जिसको सीएम खुद मेंशन करे या नोटिफाई करे। उसके बाद इसके मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर, मिनिस्टर फॉर फूड, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी, उसके बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़, फिर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फूड डिपार्टमेंट। ये सारे जो होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज एंड मिनिस्टर्स, ये इसके मेंबर्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 4 के तहत जो हमने इन को पार्ट्स देनी है, जो सेक्शन 4 हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं या उसके अलावा क्या कर सकते हैं। इन्होंने क्या करना होता है, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं जो डिफरेंट मार्केट्स में चल रही होती हैं, फिर उन प्राइसेस को रिव्यू करते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की उन प्राइसेस को रिव्यू करते हैं जो इस एक्ट के तहत फिक्स की गई हैं। फिर उनको मॉनिटर करते हैं कि क्या अगर प्राइस हाइक हुई है या किसी ने महंगे दामों को चीज़ बेची है तो उसको उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है या उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और उसके अलावा इस एक्ट की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट डायरेक्शंस जो हैं वो इशू करेंगे अपने नीचे वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको। अब इनकी पार्ट्स क्या होती हैं, सेक्शन 4 में ये बताया गया है। सेक्शन 3 में कौंसिल एस्टैब्लिश हुई है, कौंसिल के मेंबर्स के बारे में बताया गया है, और सेक्शन 4 में उनके पावर्स के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से, उनके पास कितनी पावर्स होती हैं, वो कैसे ऑर्डर्स कर सकते हैं। कौंसिल या तो खुद या प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के जरिए any authorized officer or controller of prices and supplies for specific essential commodities so far as it appears it to be necessary or expedient for securing equitable distribution of an essential commodity and its availability at fair prices, may by an order providing for regulating the prices, production, movement, transport, supply, distribution, disposal and sale of essential commodity and for the prices to be charged or paid for it at any stage of transaction therein। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होता है या तो खुद या कौंसिल के ज़रिए वो डिफरेंट जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं वो किस तरह से उनकी प्राइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनकी ना सिर्फ प्राइसेस को कंट्रोल करना होता है बल्कि उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी ट्रांसपोर्ट, उनकी सप्लाई, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने वहाँ पे देखनी होती है, उसको रेगुलेट करना होता है। और उसके अलावा उनके जो होते हैं, अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे उनकी जो सब क्लॉजेज हैं ABC, उसमें आप उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि कंट्रोलिंग प्राइसेस एट एन एसेंशियल कमोडिटी, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो बेची जा रही हों उसकी प्राइस को कंट्रोल करना होता है, उनकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना होता है, और लाइसेंसेस परमिट्स जो होते हैं उनको देखना होता है, उनकी ट्रांसपोर्टेशन को देखना होता है, और फॉर प्रोहिबिटिंग द विद होल्डिंग ऑफ सेल ऑफ एन एसेंशियल कमोडिटी ऑर्डिनरली केप्ट फॉर सेल, कि एक बंदा जो अपनी चीज़ों को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है उसकी बाद में बेचने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं। और उसके अलावा जो है वो
आप किसी भी स्पेसिफिक पार्ट, स्टॉक के स्पेसिफिक पार्ट किसी और प्राइस पे बेच रहे हैं या हाई प्राइस पे बेच रहे हैं तो उसको भी देखना होता है। बाकी ये चीज़ें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना उन पे फोकस करें, कौन सी एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती हैं। सेक्शन 5 में प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल जो होता है उसकी पावर्स और उसके फंक्शंस के बारे में बताया गया है। और प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होता कौन है? जो सेक्रेटरी होता है इंडस्ट्रीज़ का, कॉमर्स का, इन्वेस्टमेंट और स्किल्स डेवलपमेंट का, उसको हम प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू सब क्लॉजेज 2, 3 एंड 4 ऑफ सेक्शन 5, इसकी पार्ट्स क्या होती हैं? ये खुद या तो ऑर्डर कर सकता है या किसी और ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि वो उसकी पावर्स को एक्सरसाइज करे, उसी की पावर्स को यूज़ करे किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक एसेंशियल कमोडिटी से रिलेटेड या क्लास ऑफ कमोडिटी से रिलेटेड जिसको वो सूटेबल समझता हो। जैसे कि आपको पता है कि एक पूरे प्रोविंस में एक ही पर्सन जो है वो काम करे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। सो वो अपनी पावर्स जो है वो अपने नीचे वाले ऑफिसर्स को डेलीगेट करता है और उनको ऑथराइज करता है। जैसे कि डिप्टी कमिश्नर जो होता है वो अपने ज़िले का, अपने डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोलर होता है प्राइसेस का, वो प्राइसेस को फिक्स भी करता है और प्राइसेस की उस लॉ को इम्प्लीमेंट भी करता है। अब इनका काम क्या होता है कि ये मंथली या पीरियोडिकल स्टेटमेंट लेते हैं प्रोड्यूसर से, डीलर से या इम्पोर्टर से उनके स्टॉक के बारे में, और उनकी जगह पर वो जा सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड को, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं और वो उसकी प्राइसेस को फिक्स करके जितनी भी डिफरेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं उनकी प्राइसेस को फिक्स करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं और फिर जो है उसके अकॉर्डिंग उनको सेल करने के लिए इन सारे इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो फेडरल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, उसकी प्राइसेस को फिक्स करने के लिए उनका रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। और उसके अलावा किसी भी बिजनेस प्रेमिसेस को वो चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पर मौजूद चीज़ें अगर हाई प्राइस में बिक रही हैं तो उनको सीज भी कर सकते हैं। अब सेक्शन 6 में बताया गया है कि फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस के बारे में, यानी पूछा जा सकता है कि कौन से सेक्शन में फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस की बात हो रही है, तो सेक्शन 6 में फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस की बात हो रही है। इसमें जो होता है आपका कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाइज, वो प्राइसेस को फिक्स करता है। उसके बाद या तो वो जो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल होता है खुद या किसी और ऑफिसर को ऑथराइज करता है कि वो प्राइसेस को फिक्स करे, और उसके बाद जो है वो उसके अकॉर्डिंग उन प्राइसेस जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कि यही प्राइसेस होंगी। और कोई भी बंदा जो इन प्राइसेस से ज़्यादा प्राइस में कोई एसेंशियल कमोडिटी सेल नहीं करेगा। ये सेक्शन 7 में बताया गया है। सेलिंग और रीसेलिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, ना तो बेचेगा, ना तो ये है कि एक हाई प्राइस पे अपनी मैक्सिमम प्राइस जो फिक्स की गई है उससे ज़्यादा प्राइस पे ना तो बेच सकता है, ना उसको मज़ीद आगे बेच सकता है। सेक्शन 8 में बताया गया है कि सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज़ जो होती हैं उनका क्या करना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पर कोई दुकानदार या कोई डीलर महंगे दामों चीज़ें बेच रहा है और एक ऑफिसर ने जाकर उनको सीज कर लिया है, तो फिर वो उन सीज्ड एसेंशियल कमोडिटीज़ का क्या करेगा? वो उन एसेंशियल कमोडिटीज़ को बेच देगा उसी फिक्स प्राइस पे जो फिक्स प्राइस उसने खुद की होती है, या वो सबसेक्शन 1 के तहत उस जो उसने बेची होती हैं और जो उसको पैसे मिले होते हैं उनको वो एक प्रॉफिट बेरिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट में, स्केजुअल बैंक में जमा करवा देगा। अब क्या होगा कि जो पैसे उसने वहाँ पे जमा करवा दिए हैं, अगर तो वो बंदा जिसके वो पैसे थे या जिसकी चीज़ें बेच कर वो पैसे उसने बैंक में जमा करवाए थे वो बेगुनाह साबित हो जाता है, वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेता है थ्रू एविडेंसेस, तो वो पैसे उसको मिल जाएंगे। या अगर वो उस पर साबित हो जाता है, उसका ऑफेंस साबित हो जाता है, तो फिर वो पैसे वापस गवर्नमेंट के एक्सचेकर में, गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कर दिए जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि वो पैसे कहाँ जाएंगे। दो इसकी सिचुएशंस होती हैं, इन केस ऑफ कन्विक्टेड और इन केस ऑफ एक्विटेड। दोनों सिचुएशंस में इसका आंसर जो है वो डिफरेंट होगा। सेक्शन 9 में सप्लाई इन्फॉर्मेशन होता है कि हर डीलर, इंपोर्टर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन देगा ऑथराइज ऑफिसर को, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सेक्शन 10 में बताया गया है कि पेनल्टीज़
क्या हो सकती हैं, क्या सज़ा होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डिफरेंट, आपको पता है कि होर्डिंग की भी डिफरेंट पेनल्टीज़ होती हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो हम प्राइस हाइक करते हैं उसकी भी पेनल्टीज़ होती हैं। इसी तरह से हर जो भी ऑफेंस होता है उसकी डिफरेंट पेनल्टीज़ होती हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्राइस हाइक की पेनल्टी है वो है 3 साल, उसकी 3 साल की इम्प्रिजनमेंट, और फाइन जो है 500,000 यानी 5 लाख जुर्माना, या 3 साल की कैद, या फिर दोनों। यानी आपको ऑप्शंस में ये तीनों चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं, और चौथे ऑप्शन में होगा कि ऑल ऑफ दीज, तो आप लिख सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, क्योंकि आपको ये एट अ टाइम दोनों पनिशमेंट्स मिल सकती हैं, 3 साल कैद और 500,000 रुपीज़ यानी 5 लाख उसको जुर्माना हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई पर्सन जो है वो बार बार एक ऑफेंस करता है, यानी एक दफ़ा वो उसको सज़ा हुई है, वो दोबारा वही काम करता है, तो उसके बाद उसको जो 1 महीना या उससे कम उसको सज़ा होगी, और तकरीबन 45,000 या उससे कम उसको फ़ाइन होगा, जुर्माना होगा। और जो है वो उसका जो बिज़नेस है, जो उसकी दुकान है, या उसका जो भी प्रेमिसेस है, उसको मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए सील कर दिया जाएगा। मैक्सिमम पीरियड जो है वो 7 डेज़ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे बन सकता है। सेक्शन 10 में पेनल्टीज़ के बारे में है, और यहाँ पे इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। उसके बाद आपका आता है अपील। सॉरी, सेक्शन 11 जो है उसमें क्या मेंशन किया गया है, इसमें हम देख लेते हैं। सेक्शन 11 जो है उसमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस का मतलब ये होता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। इट मीन्स के वारंट के बगैर भी इसमें आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, या वारंट के बगैर भी आप उस पर एक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब जो प्रोड्यूसर, डीलर, इंपोर्टर, या जिसको पेनल्टी हुई है या जिस पे इल्ज़ाम लगा है, वो अगर चाहे तो अपील कर सकता है कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस सप्लाईज के पास, और विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वो अपील कर सकता है। ये भी MCQs बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि कितने ड्यूरेशन में वो अपील कर सकता है। उसके अलावा अगर अपने रेलिवेंट डिविजनल कमिश्नर के पास वो जाएगा तो 7 वर्किंग डेज में जाएगा, और अगर वो प्रोविंशियल कंट्रोलर जनरल के पास या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास जाना चाहता है, या उसकी बनाई हुई जो अपैलेट कमेटी है उसके पास जाना चाहता है, तो वो फिर 15 वर्किंग डेज में अपनी अपील कर सकता है। उसके अलावा attempts and abetments. Any person who attempts to contravene or abets a contravention of any order made under the act shall be deemed to have contravened the order. यानी एक बंदा जो इस एक्ट को कंट्रावीन कर रहा है, यानी इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, या एक बंदा जो दूसरे को खिलाफ वर्जी करने पर उकसा रहा है, उसको अबेट कर रहा है, उसको परसू कर रहा है कि ये आप ऐसा कर लो, या ऐसी कोई बात नहीं, हर जगह ऐसी चीज़ें बिक रही हैं महंगे दामों, तुम भी बेच लो, ऐसे पर्सन जो है वो भी गिल्टी कंसीडर किया जाएगा, उसको भी ऑफेंस उसका भी कंसीडर किया जाएगा। सेक्शन 14 में ऑफेंसेस बाय कॉर्पोरेशंस, कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है, या जो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अगर इस एक्ट के खिलाफ वर्जी कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी ऑफिसर होगा, जो भी पर्सन होगा, जो मैनेजर, सेक्रेटरी वगैरह होंगे, जो डायरेक्टर होंगे उस कंपनी के, वो भी उसी तरह से गिल्टी कंसिडर किए जाएंगे। उसके अलावा फॉल्स स्टेटमेंट 15 सेक्शन में है। फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में, कोई भी पर्सन जो अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है किसी ऑफिसर को, तो उसको भी 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। कैसे हो सकता है कि उससे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और किसी पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में, तो उसने उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फॉल्स स्टेटमेंट दी है, और उसका जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसने बात बताई है वो ठीक नहीं है, या उसकी सिंक नहीं कर रही उसके डॉक्यूमेंटेशन के साथ उसकी बात, तो उसको भी गिल्टी कंसिडर किया जाएगा। 16 सेक्शन में है पावर टू ट्राई ऑफेंसेस। अब पावर किसके पास होती है जो ऑफेंसेस साबित करे? सेक्शन 14A कोड ऑफ द कोड। अब यहाँ कोड से मुराद क्या है, हमने डेफिनेशंस में पढ़ा था। कोड से मुराद है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898, उसके
14A सेक्शन के तहत स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो बनाया जाता है, और वो स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो जाके किसी की प्रेमिसेस को के अंदर एंटर होकर उसको चेक करे और जो भी ऑफेंस जिसका होगा, जिसने कमिट किया होगा, उसको उसके अकॉर्डिंग पनिश करे, एक्शन ले उसके खिलाफ। अब जो भी प्राइस मजिस्ट्रेट होगा जो एक्शन लेगा, तो उसको ला मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करेगा सेक्शन 18 के तहत। कैसे करेगा? यानी उसके खिलाफ वो जो भी एक्शन करता है, जो प्रिंसिपल कंट्रोलर जनरल जो होता है या उसका ऑथराइज किया गया ऑफिसर कोई भी अगर एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, यानी वो फुली प्रोटेक्टेड होगा इस एक्ट के तहत। सेक्शन 19 में है पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट के तहत मज़ीद रूल्स बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगी किसी भी ऑफिशियल गज़ट में। सेक्शन 20 में है पावर टू फ्रेम रेगुलेशन। सिमिलरली इस एक्ट के तहत रेगुलेशंस बनाने के लिए भी गवर्नमेंट जो है या कौंसिल जो है वो किसी ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन जारी करेगी। पावर टू अमेंड स्केड्यूल, अगर वो जो एक लिस्ट चीज़ों की एंड पे जो हम देखेंगे वो लिखी हुई है, उसमें तकरीबन 49 एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उसमें किसी को चेंज करना है क्योंकि प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, उसमें कुछ चेंज करना है तो उसको चेंज करने के लिए भी कौंसिल जो है वो किसी ऑफिशियल गज़ट में नोटिफिकेशन जारी करेगी। ओवरराइडिंग इफेक्ट मींस कि इस एक्ट के तहत जो भी ऑर्डर बनेगा उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, यानी उसको रिप्लेस किया जा सकेगा। यानी इसके अंदर कोई भी ऐसी बात है और उसके अलावा कोई नई बात आती है तो हम उसको रिप्लेस करके इसको ला सकते हैं। रिपील एंड सेविंग द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑर्डिनेंस 2023 को इस सेक्शन ने इस एक्ट ने रिप्लेस किया था। यानी पहले एक ऑर्डिनेंस था 2023 वाला, उसको इस 2024 वाले एक्ट ने रिप्लेस किया, यानी वो 2023 वाला ऑर्डिनेंस रिपील हो गया। अब यहाँ पे स्केड्यूल में आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो है वो कितनी कमोडिटीज़ हैं डिफरेंट। इसमें सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मतलब वीट, राइस, मिल्क, फ्लोर, पल्सेस, ऑयल, तकरीबन जो है वो जितनी भी आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। टी, आइस, नान, रोटी, डबल रोटी, इवन समोसा भी। तो ये टोटल 49 हैं। अब ये सारी चीज़ों के नाम याद करने तो मुश्किल हैं, लेकिन आप एक दफ़ा गो थ्रू हो जाएं ताकि कोई इरेलेवेंट सा नाम यहाँ पे आता है तो आपको पता हो कि ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी टोटल जो ये चीज़ें हैं वो 49 है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ बनाया जा सकता है। टोटल इसमें चीज़ें जो है कितनी हैं, तो ये 49 है।